गार के अंदर काफी कुशादा रास्ता बना हुआ था। जमील दादा की चाल ढाल से पता लगता था कि वो कमाल शाह से मिलने पहले भी यहाँ आया करता था। उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाते हुए कहा कि कमाल शाह को यहाँ सब लोग कमांडर कहते हैं, तुम भी उन्हें इसी लकब से पुकारना। गार आगे जाकर बाएं मुड़ गया, जहाँ से खुली जगह शुरू हो गई। यहाँ चट्टानें काफी ऊंची थीं और ऊपर छत के किसी शिगाफ में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि जमीन पर एक जगह शेर की खाल बिछी हुई है। खाल पर एक पुख्ता उम्र का आदमी चट्टान से टेक लगाए बैठा हुआ है। उसके पास एक मिट्टी की सराही रखी हुई है। उसके सर के बराबर पीछे एक जिसदान में सब्ज रंग की किताब रखी हुई है, जो यकीनन कुरान शरीफ ही हो सकता था। उस आदमी की शरीर दाढ़ी थी, जिसमें कसरत से सफेद बाल आ रहे थे। रंग साफ था और आंखों में चीते की आंखों की झलक नजर आ रही थी। जिस्म न भारी था न हल्का। उसने भी सर पर सब्ज रंग का रूमाल बांध रखा था। करीब ही उसकी राइफल पड़ी हुई थी। जमील दादा ने जाते ही उसे अस्सलामु अलैकुम कहा। कमांडर कमाल शाह ने वालेकुम अस्सलाम कहकर जमील दादा से मुसाफहा किया और मेरी तरफ देखकर मुझसे भी मुसाफहा किया और जमील दादा से पूछा कि ये नौजवान कौन है। जमील दादा ने कहा कि कमांडर, ये मुजाहिद जिहादी कश्मीर में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से आया है। अमृतसर वाले सैयद साहिब ने उन्हें आपकी खिदमत में कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा है। कमाल शाह मुझे मुसलसल घूरते रहे, फिर पूछा, अमृतसर वाले सैयद साहिब के पास तुझे किसने भेजा था? मैंने अपने वालिद साहिब का नाम लिया और कहा कि वो सैयद साहिब के दोस्त थे और आपसे भी मिला करते थे। मेरे वालिद का नाम सुनकर कमांडर कमाल शाह की आंखों की चमक मजीद तेज हो गई। होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और मेरे वालिद साहिब का नाम लेकर कहा, अच्छा तो तुम उनके बेटे हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने मेरे वालिद साहिब की खैरियत दरियाफत की। मैंने कहा कि वो पाकिस्तान में वफात पा चुके हैं। इस पर कमांडर कमाल शाह ने किसी किस्म के अफसोस का इजहार किए बगैर दोनों हाथ उठाकर कहा, दुआए मगफिरत। हमने भी अपने अपने हाथ उठाकर कमांडर कमाल शाह के साथ सूरहुल फातिहा पढ़ी। दुआ खत्म करके कमांडर मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम्हें कश्मीर की लड़ाई लड़ने का शौक था तो सीधा कश्मीर चले जाते, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं जरा सा ठिठक गया। कमांडर कमाल शाह से मुझे इस सवाल की उम्मीद न थी। मैंने भी साफ लफ्जों में जवाब दिया, कमांडर, मैं मकबूजा कश्मीर जाकर आसानी से मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल हो सकता था, मगर मैं कमांडर बनकर कश्मीर के जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। कमाल शाह कमांडो ने बाहें ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, वो क्यों? मैंने कहा कि वो इसलिए कमांडर, मैं एक मुजाहिद जवान बनकर दुश्मनों के साथ जहड़प में एक दो काफिरों को मार सकता हूँ, लेकिन कमांडो बनकर मैं दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर उन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा सकता हूँ। उनकी सप्लाई लाइन तबाह कर सकता हूँ, उनके इसलाह डपू उड़ा सकता हूँ और अहम आमद व रफत के पुल तबाह कर सकता हूँ, जहाँ से उनके फौजी काफिले इसलाह लेकर गुजरते हैं। इस तरह मैं अकेला कमांडो एक ब्रिगेड जितनी तबाही फैला सकता हूँ। कमाल शाह कमांडो की उकाबी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो मेरी बातें मुसलसल गौर से सुन रहा था। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यह भी मालूम होगा कि कमांडो जब अपने मिशन पर जाता है तो वो वापस आने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा, कमांडर, मैं इस्लाम के नाम पर मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और जबर करने और कश्मीरी माओ बहनों को बेइज्जत करने वाली इंडियन फौज की 2-4 छावनियों को जरूर तबाह करना चाहता हूँ। तब मेरी रूह बड़ी खुशी के साथ मेरे जिस्म में से निकलेगी। मेरी दुलेराना बातें सुनकर जमील दादा के चेहरे पर भी चमक आ गई थी। कमांडर के चेहरे से साफ लग रहा था कि उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने पास पड़ी हुई राइफल उठाकर अपने घुटनों पर रखी और मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है? कमांडर के इस गैर मुतवक्का सवाल पर मैं हंस पड़ा। मुझे हंसने हुए देखकर कमाल शाह कमांडो एकदम गुस्से से बोला, अच्छा हंसते हो, तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा, बोलो कभी घोड़ा देखा है? मैं एकदम संजीदा हो गया। जी हाँ, देखा है। उसने करख्त लहजे में दूसरा सवाल किया, क्या कभी खरगोश देखा है? मैंने कहा, जी हाँ देखा है। कभी कोई चीता देखा है? मैंने कहा, जी हाँ देखा है। फिर कभी कोई सांप देखा है? जी हाँ देखा है। कमाल शाह ने राइफल पर जोर से हाथ मारकर कहा, तुमने घोड़ा देखा है, मगर मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगा। तुमने खरगोश सिर्फ देखा है, मगर मैं तुम्हें खरगोश बनाकर जंगल में दौड़ाऊंगा। तुमने सानब को सिर्फ देखा है, मगर मैं तुम्हें सानब बनाकर ये सिखाऊंगा कि जब सानब दुश्मनों में घिर जाता है तो जमीन उसे छुपने के लिए कैसे जगह देती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं कमांडर की असल नीयत समझ गया था कि वो मुझे कमांडो ट्रेनिंग की तमाम सख्तियों से आगाह कर रहा था। मैंने सीने पर हाथ रखकर कहा, कमांडर, मैं इस्लाम के नाम पर शहीद होने आया हूँ और आपसे ये तमाम गुर सीखना चाहता हूँ कि मैं शहीद होने से पहले दुश्मन के कितने मोर्चे उड़ाऊं और उसके कितने कानवाए तबाह कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा काफिर कैसे हलाक कर सकता हूँ। मैं जम्मू व कश्मीर राइफल का सिर्फ एक हिंदू मारकर शहीद नहीं होना चाहता। कमाल शाह कमांडो ने जमील की तरफ देखा और कहा, दादा अब तुम जा सकते हो, मैं इस नौजवान को पक्का मुसलमान बनाकर मुहाज पर भेज दूंगा। जमील दादा ने कमाल शाह कमांडो से हाथ मिलाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, खुदा हाफिज। जमील दादा चला गया। वहाँ
वहाँ चाय आ गई। कमाल शाह कमांडो चाय पीने लगा। एक चाय पीने के बाद वो उठा, राइफल एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर कहा, नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा, जी हाँ, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कमाल शाह ने गुस्सीली आवाज में कहा, क्या उसका मतलब तुम कभी कभी मुसलमान होते हो? गार के बाहर दोनों सिक्योरिटी गार्ड अटेंशन खड़े थे। कमाल शाह कमांडो को देखकर उन दोनों ने अपनी अपनी राइफल पर जोर से हाथ मारा। कमाल शाह ने हाथ उठाकर कहा, आजान दो। उसी वक्त एक कमांडो ने अपनी राइफल जमीन पर रखकर अजान देनी शुरू कर दी। वो ज्यादा ऊंची आवाज से अजान नहीं दे रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी आवाज चंद गज के फासले तक जाती होगी। खुदा जाने कहां से बॉडीगार्ड के हुलिये के 8 आदमी दरख्तों, झाड़ियों और चट्टानों के पीछे से अचानक निकल आए। इन सब के सरों पर सब्ज रंग के रुमाल बांधे हुए थे, जिनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। ये सब कमांडो ही थे। उनमें से एक ने इकामत पढ़ी और एक ने इमामत करवाई और बाकी हम सब ने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मुझे मालूम नहीं कि वो नमाज का वक्त था या नहीं। मेरा ख्याल है कि वो जरूर नमाज का वक्त होगा। नमाज के बाद कमांडर शाह ने मुझे कहा, चलकर खाना खा लो। मैं उसके साथ दोबारा गार के अंदर आ गया। एक कमांडो खाना ले आया। ये चंद रोटियां थीं जिनके ऊपर थोड़ा सा अचार रखा था। कमांडर ने 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार डालकर मुझे दिया। खुद थोड़ा सा अचार और 2 रोटियां ले लें और खाने लग गए। ये दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वो राइफल संभाल कर उठा और बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। गार की दीवार के साथ कुछ राइफलें और गोलियों की बैलेट पड़ी हुई थी। उसने एक राइफल और गोलियों की बैलेट उठाकर मुझे भी दी और मुझे गार से निकालकर पहाड़ी टीले के पास ले गया और पूछा कि पहले कभी राइफल चलाई है? तो मैंने कहा, जी हाँ, मगर 1-2 बार ही चलाई है। उसने टीले के एक दरख्त के तने का निशाना लेकर फायर किया। फिर मुझे राइफल में मैगजीन डालकर दी और कहा, दरख्त को टारगेट बनाकर फायर करो। मैंने फायर किया। मुझे धक्का लगा और गोली टारगेट पर बिल्कुल न लगी। कमांडर ने मुझे दूसरी बार राइफल भर के दी और कहा कि दोबारा फायर करो, नजर टारगेट पर रखो। मैंने दूसरा फायर किया और मुझे फिर झटका लगा। मैं जरा पीछे को लड़खड़ा गया और गोली खुदा जाने कहां लगी। कमांडर ने तीसरी बार राइफल मुझे दी और कहा, एक बार फिर फायर करो। तीसरी बार गोली फिर निशाने पर न लगी, मगर इस बार राइफल का धचका लगते ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। कमांडर ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, शाबाश, तुमने अपने आप को संभाल लिया। जब तुम अपने आप को संभालना और राइफल के धक्के को अपने कंधे में जज्ब करना सीख लोगे तो तुम्हारा निशाना बेहतर हो जाएगा। अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कंधे पर डाल ली। अब मैंने मैगजीन की पीटी अपनी कमर पर बांध ली थी और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते में से झाड़ियां हटा रहे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखा तो बगैर आगे चलते हुए करख्त आवाज में कहा, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर ये ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। हमें यस सर नहीं, सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माँ बाप की औलाद हो। और मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो एडवांस करो। और वो मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियां मेरे जिस्म के साथ उलझ रही थीं, लेकिन मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में उस कदर हबस और गर्मी थी कि मेरे जिस्म के पसीने बहने लगे। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने इशारा किया, आप तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी और दूसरा जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थीं। टीले के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथ पांव मामूली जख्मी हो गए और चेहरे पर भी खराशें आई। मेरा सांस बुरी तरह फूल गया। जिस्म बुरी तरह पसीनों पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुंचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन ली थी। रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो कमांडर ने मुझे कराया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसका सांस मेरे मुकाबले में बहुत पुख्ता था। वो लोहे के एसाब का आदमी बन चुका था। मैंने टीले पर बड़ी मुश्किल से आराम किया होगा। वो कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने हाइड आउट में जाएगा। गोगो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था। पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक सिक्योरिटी कमांडो हमारे लिए एक जग पानी का भर लाया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, आज के सिर्फ 4 घूंट से ज्यादा मत पीना। मुझे गजब की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था। मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पानी पिया। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिनकर 4 घूंट पिए। अब तुम इधर लेटकर आराम करेगा, ये कहकर वो चला गया। अब मैं लेट गया, जिससे मेरे बदन को काफी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर लें और सोचने लगा कि मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से आवाज आई, यहाँ से उठकर भाग जाओ। दूसरी आवाज आई, शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन के साथ जंग करने निकले हो, क्या मुना लेकर घर जाओगे। रोज़े महशर बाप की रूह
को क्या मुना दिखाओगे। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरा सारा बदन थकावट की वजह से अकड़ा हुआ था। शाम के अंधेरे दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे एक घर में कमांडर कमाल शाह के पास ले आया। कमांडर इसी तरह राइफल अपने घटने पर रखे शेर की खाल पर बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो। मेरा आदमी तुझे जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर, जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कुराया, शाबाश, तुम बहादुर जवान हो। पाकिस्तान को तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है। मैं पाकिस्तान के तमाम जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला ऐसी मुकार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसलिए तमाम पाकिस्तानी जवानों को कमांडो बनकर शेरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडर जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब की किसी रेजिमेंट के तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह था। इस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शाइस्ता उर्दू जबान में बात कर रहा था। रात को इशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाजमात पड़ी गई। उसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग ले आए। उन्हें साफ करके सेक पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया। सबने मिलकर भुने हुए मुर्ग और हिरन का गोश्त खाया। रात जरा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूंस की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिस फौजी सौबीदार के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम इस झोंपड़ी में जाकर सो जाओ। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी की तरफ चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हबस था, मच्छर भी काफी थे। कमांडर सभी बाहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर, झोंपड़ी के बजाय अगर मैं बाहर सो जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? कमांडर ने खा जाने वाले लहजे में कहा, तुम झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा, हमारा डिसिप्लिन खराब मत करो, नहीं तो वापस चले जाओ। मैं खामोशी से झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबल मार्च का सख्त थका हुआ था, इसलिए मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर तक सव्या हूंगा कि किसी ने मुझे पांव की ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज आई, चलो ओए उठो। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ मगर अभी तक गुनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी से बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता हूँ कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा तो अभी तक रात ही थी। खुदा जाने ये रात का कौन सा पहर था मगर सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटीन जल रही थी। बाहर आकर कमांडो ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगाएगा। स्टार्ट। वो दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल इस तरह दौड़ रहे थे जैसे आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था। जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहाँ झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बनाया हुआ था। कमांडर ने मेरे कंधे से राइफल भी लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपनी राइफल कंधे से उतार कर हाथ में उस तरह पकड़ ली जिस तरह दुश्मन की किसी पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने मुझे हुक्म दिया कि राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैंने जल्दी से राइफल कंधों से उतार कर हाथों में पकड़ ली और खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि कंधे से लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकरा कर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगडंडी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम तकरीबन 7 मील जरूर दौड़े होंगे। आगे एक जगह तालाब आ गया। कमांडर वहाँ रुक गया। पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। ये कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। हर तरफ सुनाटा छाया हुआ था। ये बड़ा डरावना सुनाटा था। यूं लगता था कि अभी किसी तरफ से कोई शेर या चुड़ैल निकल कर मुझ पर झपट जाएगी। कमांडर मुझे अंधेरे जंगल में छोड़कर न जाने खुद कहाँ चला गया। अचानक दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। मुझ पर वाकई शेर का खौफ तारी था। शायद मैं किसी दूसरी तरफ निकल जाता लेकिन मैं उस कदर डरा हुआ था कि वहीं दरख्त के शाखे पर बैठा हुआ था। मैं इसी पोजीशन में राइफल ताने बैठा था। शेर भी ना आया और कमांडर भी। पाँव फटने लगी थी। जंगल में पछले पहर का हल्का हल्का नूर सा फैलने लगा। दरख्तों के तन्ने और झाड़ियों के ढांचे वाजी होने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें फाड़कर चारों अतराफ का जायजा ले लेता। दरख्तों पर परिंदों की चिहकारें शुरू हो गई थी। एक बंदर ने सामने वाले दरख्त से मेरे दरख्त पर छलांग लगाई और फिर एक शाख पर जलता हुआ तीसरे दरख्त की तरफ निकल
निकल गया। तालाब झाड़ियों की औट में था। मुझे ये भी डर था कि कहीं सुबह सुबह कोई जंगली दरिंदा पानी पीने ना आ जाए। मैंने सोच रखा था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो धड़ाधड़ फायरिंग करने लगूंगा। मेरे पास गोलियों की कोई कमी नहीं थी। मैं हैरान था कि कमांडर वापस मेरे पास क्यों नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया, शायद वो मेरी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहता है। मुझे यकीन हो गया कि वो अब नहीं आएगा। दिन की सफेद सफेद रोशनी जंगल में उतर आई थी। वापसी का रास्ता मुझे मालूम था। चुनांचा में उठा और वापस उस छोटे से तंग रास्ते पर चल पड़ा जो झाड़ियों को काट कर बनाया गया था। दिन की रोशनी में मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। ताहिम राइफल मैंने हाथों में उस तरह पकड़ रखी थी कि जरा सी आहट पर फौरन फायर कर सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का रास्ता खत्म हुआ। जब मैं कमांडर की हाइड आउट पर वापस आया तो दिन काफी निकल आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।